हेलो दोस्तों, पुनः आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 33। तो देखिए, आज हमारा 33वां भाग है। 32 भाग में आपको इतना सब कुछ दे चुका हूँ कि 33वें भाग में आपको वैसे ही देने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो आप लोग साथ बनाए रखें और वीडियो के एग्ज़ाम तक तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अभी इसमें। ये तो शुरुआत है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी शुरुआत है। बस आप साथ बनाए रखना। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। उत्तराखंड समाधान करके सर्च करें, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से लिंक ले लें आप लोग। कैसे भी करके आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है। अगर जिसने ज्वाइन किया उसको तो कहीं ना कहीं लाभ इसका मिल रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण पार्ट 33 को। आप लोग जवाब देते रहें, तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है कि कुमिया या शकुनी नदी का संगम जो है वो कहाँ पे होता है। ऐसा पूछा गया है यहाँ पर कि कुमिया व शकुनी नदी का संगम कहाँ पे होता है। तो फटाफट आप लोग कमेंट भी करें, साथ बनाए रखें। देखिए, बात यह है कि कभी मैं इसको वीडियो ऐसे देता हूँ, कभी इसको अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि इतना समय हो नहीं पाता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ए, कपिलेश्वर। बात करेंगे कि अब कुछ व्याख्या कर लेते हैं। कि देखिए, व्याख्या जब करते हैं ना, कि बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या करेंगे, क्योंकि सबके सब आपके लिए ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कि कुमिया वो जो शकुनी का संगम होता है वो हमारे कपिलेश्वर में होता है। बस जानते जाइए, आप लिखते जाइए, ठीक। उसके बाद सुयाल व थमिया का संगम जो होता है हमारे कहाँ पर, त्रिनेत्रेश्वर में होता है। उसके बाद जटा गंगा व दूध गंगा का संगम दोस्तों हमारे दंडेश्वर में होता है। और यह दंडेश्वर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागेश्वर में ज्योतिर्लिंग का जो प्रवेश द्वार है इसी दंडेश्वर महादेव को माना जाता है। बात है कि सुयाल व धमिया नदी का जो संगम होता है वह हमारे बमन सुयाल में होता है। वह पश्चिमी रामगंगा व बीनो का जो संगम होता है हमारे वृद्ध केदार में होता है। अब आपको इतना सब कुछ मिल गया भाई, जानो क्या है ये। देखिए, सुयाल, सुयाल भी सुयाल, तो सुयाल हमारे पता आपको लाखू उडियार और फड़का नोली हमारे सुयाल नदी के तट पे ही हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड में सेट कर लीजिए आप कि ये सभी नदियां हमारे कहाँ बहती हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं पश्चिमी रामगंगा। आपको पता है, मैंने कहा कल ही दिया था कि दूधातुली श्रेणी से निकलने वाली सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा है। और बीनो उसकी हमारी सहायक नदी है, मैंने कल ही बताया था आपको। और सुयाल नदी मैंने आपको कल भी बताया था। तो कहीं ना कहीं देखो, ये सभी जो हमारी नदियां हैं ये हमारी किसकी हैं, अल्मोड़ा जिले की हैं। आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब है दूसरा प्रश्न, पहाड़ का पानी का कटोरा किसे कहा जाता है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप लोगों ने फटाफट जवाब देना है कि पहाड़ का पानी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही, बिल्कुल सही आंसर है वो है हमारा सी, नैनीताल, ठीक। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए देखिए पानी का जो कटोरा है, पहाड़ का पानी का कटोरा, वो तो बोलते हैं भाई नैनीताल को, कोई बड़ी बात नहीं है जानना। और स्कंद पुराण के मानस खंड में हम इसी नैनीताल का नाम देखते हैं त्रिऋषि सरोवर या ऋषि सरोवर। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब थोड़ा सा अगला और जान लेते हैं। देखिए, नैनीताल की जो खोज की थी वो हमारे पी बैरन द्वारा की जाती है। और वह जो हमारी दिन होता है और तारीख होती है, या मान लो सन होता है 18 नवंबर 1841 में, ठीक। और इसी हम 18 नवंबर को हम नैनीताल का जन्म दिवस मनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैनीताल का जन्म दिवस आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जब पी बैरन ने इसकी खोज की थी या पी बैरन ने इसको अपने कब्जे में लिया था, तो उससे पहले यह नैनीताल क्षेत्र का मालिक कौन था दोस्तों, वो था हमारा कौन, नरसिंह थोकदार। अब बात है कि भाई नरसिंह थोड़ा वर्णन क्यों आ रखा है, क्योंकि एक कहानी है ना कि पी बैरन उसको ताल के बीच में ले आता है, वहाँ पर उसके कान में बंदूक रखता है, ऐसी धमकी देता है ना। तो तब क्या करता है, नरसिंह डर के मारे क्या करता है, साइन कर देता है कागजों में। ऐसा उल्लेख है। पर भाई हमें जो भी उल्लेख है कुछ भी, हमें तो याद रखना भाई कि नैनीताल क्षेत्र का मालिक कौन था, तो वो था नरसिंह थोकदार नामक व्यक्ति था, ठीक। और अब महत्वपूर्ण कि देखिए, नैनीताल की खोज पी बैरन ने 1841 में की थी। बहुत अच्छा आंसर है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमारे 1816 में एक हमारा पता आपको विलियम ट्रेल, एक हमारा क्या था, कुमाऊं कमिश्नर था। तो दोस्तों, हमारे विलियम ट्रेल ने तो हमारे पूरे छकाता क्षेत्र में नैनीताल
जो पूरे छकाता रेंज है ना, छकाता रेंज का मतलब नैनीताल से लेकर भीमताल, नौकुचिया ताल, छकाता रेंज आज हम वर्तमान में बोलते हैं दोस्तों। आज भी अगर कभी आप गोला नदी है ना, गोला नदी हल्द्वानी के पास जो बहती है, काठगोदाम से आप जब हेड़ाखान मंदिर को जब जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आज भी लिखा है कि छकाता रेंज करके, वन विभाग की रेंज है छकाता रेंज। तो कहने का मतलब है कि इस छकाता जो छकाता क्षेत्र था, इसकी खोज हमारे विलियम टेल ने कर दी थी दोस्तों। वो बात थी कब, 1816 में, जब विलियम टेल आया था। तो इस बार अब भी जब लास्ट टाइम जब हाँ इसका बर्थडे था नैनीताल का, तो न्यूज़पेपर में आया भी था कि भाई पी बैरन से पहले भी खोज नैनीताल की विलियम टेल ने कर दी। लेकिन दोस्तों बात वही है ना, जो भाई उसको कागज़ों में दिखाएगा, जो दुनिया के सामने रखेगा, उसका नाम आएगा। भाई इसने छकाता ही खोज कर दी तो कर दी भाई, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भाई जिसको दुनिया के सामने रखा है वो कौन था, हमारा पी बैरन था। दोनों प्रश्न याद रखना है कि नैनीताल की खोज और किसकी, छकाता रेंज की खोज। ठीक, अगला है कि नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया गया था दोस्तों, वो 1962 में बनाया गया था। आपको याद रखना ही रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1962। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिंदी के बाद जो सर्वाधिक जो प्रचलित भाषा है ना, वह कौन सी है, यहाँ पर यह पूछा गया आज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, देखिए कहीं ना कहीं तो हिंदी तो मैंने बोला हिंदी तो गलत हो गया ना, हिंदी तो हो नहीं सकता। अब बात है उर्दू, अब है पंजाबी, अब है नेपाली। ठीक, तो भाई जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या होगी वही तो सर्वाधिक भाषा प्रचलन में होगी। तो कौन सी जनसंख्या हिंदू के बाद सर्वाधिक उत्तराखंड में निवास करती है, तो आपको पता है भी कौन सी, मुस्लिम। तो वहाँ पर कौन सा हमारे उर्दू उनकी क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। ठीक, अब भाई बहुत लोग कहेंगे क्या हमारा नेपाली, तो दोस्तों नेपाली से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर पंजाबी लोग निवास करते हैं, तो इनकी क्या हमारी पंजाबी है। ठीक, तो आप व्याख्या जान लेते हैं पहले कि जो प्रथम, ठीक है, जो प्रथम उत्तराखंड में जो बोली जाती है दोस्तों, वो हमारी कितना है, वो 88.26% हिंदी बोली जाती है। ध्यान रखना है, देखिए आंकड़े 2011 के हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अब तो तब के बाद तो जनगणना अब होगी ना, कब होगी, 2021 में होगी। तो भाई हम 2011 का पढ़ना पड़ेगा हमें। और जो द्वितीय है वो हमारी कौन सी, उर्दू, कितना, 5.88%, फिर पंजाबी 2.92%, फिर हमारा बंगाली 1.46%, फिर हमारा कौन सा, नेपाली 1.08%। ये आपको याद रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे फैक्ट हैं। चौथा प्रश्न है कि राज्य में चाय उद्योग को विकसित करने के लिए किस स्थान से चाय के पौधे मंगाए गए थे। अब भाई अभी तो एग्जाम बना था भाई कि चीन से मंगाए गए थे, यहाँ पर चीन ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों चीन से जब मंगाए गए थे ना, तो ऐसा थोड़ा ना कि चीन से मंगाए गए, उससे पहले हमारे भारत के किसी स्थान से मंगाए गए थे, वहाँ चीन से आए थे, ऐसा मुझे उल्लेख मिला जहाँ तक है। तो दोस्तों वह स्थान हमारा कौन सा था, बी, कोलकाता। अब थोड़ा व्याख्या करते हैं, अब पूरी व्याख्या करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगी क्या आखिर क्या चल रहा है। देखिए ऐसा होता है, राज्य में चाय उद्योग को विकसित करने के लिए जो चाय के पौधे लाए गए थे वो हमारे कोलकाता से लाए गए थे। और दोस्तों वो हमारा सन था 1834-1835। और कहाँ पर लगाए गए थे, तो लक्षेश्वर में। और इसीलिए हमें लक्षेश्वर में डॉक्टर फॉकनर का बागान देखने को मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और उसके बाद दोस्तों एक और है, देखिए अब यही बात है ना कि किस देश से मंगाए गए थे, तो भाई देश तो हमारा चीन था। तो आपको याद रखना है देश चीन था, और कोई स्थान पूछ देगा तो कौन सा, हमारा कोलकाता था। अब और महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, उत्तराखंड में जो उत्पादित होने वाली चाय थी ना, उसके ब्रांड का क्या नाम रखा गया था। दोस्तों उसका नाम रखा गया था कैच उत्तराखंड। अब देखिए ना आप लोगों के भी क्या चल रहा है, देखिए ये दोस्तों ये मेरी आज की मेहनत नहीं है, ये मेरी कम से कम दोस्तों 4 से 5 वर्ष की मेहनत है, तभी आपको इतना कुछ मैं एक साथ दे रहा हूँ। तो प्लीज़ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग सम्मान करें इसका, इन नोट्सों का, क्योंकि बहुत से लोग बेफालतू कमेंट करते हैं। बेफालतू कमेंट करने से अच्छा कि आप लोग कमेंट करें ना, तो भाई सिर्फ ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको नोट करना है कि उत्तराखंड में उत्पादित होने वाली जो चाय ब्रांड है वो हमारी कौन सी है, कैच उत्तराखंड है। अब एक और महत्वपूर्ण दोस्तों, जो क्योंकि जो हमारी चाय थी ना दोस्तों, वो पूरे संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्ध थी। क्यों यूरोप, क्यों, क्योंकि भाई अंग्रेजों का तो सब करा धरा है हमारा। तो ध्यान आपको ये रखना है, जो संपूर्ण यूरोप में जो चाय प्रसिद्ध थी वो थी हमारी झलतोला टी स्टेट, हमारा था बेरीनाग में। तो सबसे जो प्रसिद्ध चाय थी ना वो हमारी बेरीनाग की थी। बेरीनाग हमारा कहाँ है, नाग मंदिरों में सबसे जो प्रसिद्ध नाग है हमारा बेरीनाग ही तो है, हमारा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, राज्य में चाय विकास जो परियोजना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1993-94 में।
और इसी को देखते हुए बिल्कुल जब तरक्की कर रही थी ना चाय, तो चाय को देखते हुए इसका कार्यभार किसने संभाला? हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम ने संभाला। यही लिखा है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ने चाय विकास परियोजना का दायित्व कब संभाला? तो दोस्तों वह सन था हमारा 1994। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अब है कि अगला, कि जो चाय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई थी हमारे, तब वो कहाँ पर की गई थी? हमारे घोड़ाखाल नैनीताल में की गई थी। और जो आधुनिक चाय फैक्ट्री जो स्थापना की गई दोस्तों, वो हमारे कौसानी बागेश्वर में की गई है। कौसानी बागेश्वर कहने का मतलब ये है कि जो कौसानी है वो हमारे बागेश्वर में है। और दोस्तों पूछा भी गया है कि कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ध्यान याद कर लें कि पिंगनाथ पहाड़ी पे हमारा कौन सा? कौसानी। और थोड़ा एक और बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का जो गठन हुआ था वो 11 फरवरी 2004 में होता है। और कहाँ पे होता है? तो चौघान पाटा अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग नोट करते चलें। पांचवा प्रश्न है कि प्रतिशत की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो कृषि क्षेत्र है वह कहाँ है? इन चार आपके पास ऑप्शन हैं, आप लोग फटाफट आंसर करें। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है डी, उधम सिंह नगर। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे बड़ा हमारा कृषि क्षेत्र है दोस्तों, वो हमारा कौन सा? उधम सिंह नगर है। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो हमारा कौन सा है? उत्तरकाशी है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट कि देखिए, राज्य में जो औसत फसल सघनता है ना, उसमें जो हमारा सर्वाधिक या अधिकतम प्रतिशत है वो हमारा पिथौरागढ़ का है। और जो न्यूनतम औसत फसल सघनता प्रतिशत है वो हमारे हरिद्वार का है। देखिए, सब घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना। देखिए, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र उधम सिंह नगर, प्रतिशत की दृष्टि न्यूनतम जो क्षेत्र है कौन सा? उत्तरकाशी। लेकिन औसत फसल सघनता में जो अधिकतम प्रतिशत है पिथौरागढ़, और न्यूनतम औसत फसल जो सघनता है दोस्तों कहाँ? हमारे हरिद्वार। अब अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में किस जिले में एकमात्र टिन प्राप्ति स्थान है? देखिए, एकमात्र तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो संकेत मिले हैं हमें सिर्फ यहीं से मिले हैं, तो हमारा वो जिला है। फटाफट कमेंट करें आप लोग कि कौन सा जिला है वो। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी, कौन सा? चमोली। अब थोड़ा सा व्याख्या कर लेते। देखिए, अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि भाई एक स्थान का मतलब नहीं है कि देखिए जो संकेत मिले हैं वो स्थान। देखिए, टिन का संकेत हमें चमोली से मिलता है, और चांदी का जो हमें एकमात्र संकेत मिलता है दोस्तों अल्मोड़ा से मिलता है, और बैराइट्स का जो हमें एकमात्र उल्लेख नहीं, जो सर्वाधिक जो उत्खनन या भंडार मिलता है हमें, वो बैराइट्स का देहरादून से मिलता है। और जो मार्बल्स का दोस्तों ये भी हमें कहाँ से मिलता है? ये भी हमें देहरादून से मिलता है। और यूरेनियम का हमें मिलता है दोस्तों कहाँ से? ये हमें मिलता है टिहरी गढ़वाल से। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और एक और ध्यान रख लें आपको कि राज्य में खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों 4 अप्रैल 2001। याद कर लें, कभी भी एग्जाम पूछा जाता है कौन सा? राज्य खनन नीति करके। अगला प्रश्न है, राज्य में अल्पाइन घास या बुग्याल मैदानी क्षेत्रों का जो विस्तार है ना, वो किस जिले में सर्वाधिक है? देखिए, सीधे से पूछा कि जो बुग्याल है उसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, पूछा गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो है हमारा कौन सा? बी, उत्तर काशी। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, राज्य में जो अल्पाइन घास का जो बुग्याल है दोस्तों मैदानी क्षेत्र है, वो जो सर्वाधिक विस्तार है हमारे उत्तरकाशी में, लगभग उत्तरकाशी का 788 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है वो मिलता है चमोली का 374 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो आप बुग्याल में जो घास देखते हैं ना, मखमली मैदान के जो घास देखते हैं, वह जो घास के मैदान दोस्तों आपको जो एक विस्तृत रूप में जो दिखाई देते हैं वो मई माह से लेकर अक्टूबर माह के बीच में देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं इस महीने में? क्योंकि इस समय बर्फ़ पिघल जाती है पूरी, तो इस समय पर आपको ये बुग्याल देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो पशु चारक होते हैं यहाँ पर अपने पशुओं को लेके जाते हैं, ठीक, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पशु चारकों का स्वर्ग के नाम से हम बुग्याल को जानते हैं। अब बुग्याल के अन्य नाम देख लेते हैं। जो बुग्याल के हमारे अन्य नाम है वह है मीडो, अल्पाइन पास्चर, बुग्गी, ममला और मृदु और पयार। ये सभी हमारे बुग्याल के हमारे अन्य नाम हैं। ठीक, उसका दोस्तों एक और कि कश्मीर में बुग्याल को क्या बोलते हैं? तो मर्ग मतलब क्या? गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, और कुल्लू में थज नाम से हम इसको जानते हैं। और आठवां प्रश्न है कि किस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन भूमि का प्रतिशत हमें देखने को मिलता है?
पूछा गया कि किस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन भूमि प्रतिशत देखने को मिलता है। तो दोस्तों जहाँ पर बात की वन भूमि प्रतिशत की, तो वहाँ पर होता कौन सा हमारा सी टॉन्स। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए जो नदी बेसिन में वन भूमि प्रतिशत सर्वाधिक है वो हमें टॉन्स में देखने को मिलता है। और कुल कितना प्रतिशत, तो हमारा कितना 76.6%। और दूसरा स्थान होता है हमारे कोसी नदी का, कुल कितना 69%। और एक और महत्वपूर्ण कि नदी बेसिन में जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है हमें कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, काली नदी। और दूसरा स्थान हमारा किसका, अलकनंदा का। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों नवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूलों में गढ़वाली पाठ्यक्रम को शामिल करने वाला जो पहला जिला था उत्तराखंड का, वह कौन सा बना था। तो दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट करिए कौन सा बना था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा कौन सा, डी पौड़ी गढ़वाल। अब व्याख्या करते हैं पूरी। देखिए व्याख्या करने की, स्कूलों में गढ़वाली पाठ्यक्रम को शामिल करने वाला जो हमारा पहला जिला है उत्तराखंड का, वो हमारा पौड़ी गढ़वाल है। और बात होती है दोस्तों जुलाई 2019 की, ऐसी हमारी बात होती है। लेकिन थोड़ा डेट आप लोग कमेंट करें किसी को डेट याद है तो। और किस के तहत इसको किया गया था दोस्तों, एक पायलट प्रोजेक्ट योजना बनाई थी, उसके तहत किया गया था। तो दोस्तों कहा जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि भाई हमारे जो संस्कृति है उसको इससे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमें जानकारी लेनी है कि भाई किस कक्षा में कौन सा विषय शामिल किया गया है, क्योंकि भाई बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कक्षा 1 में हमारे धगुली को शामिल किया गया है। और जो कि दोस्तों पता को धगुली हमारे क्या होता है, हमारा हाथ का आभूषण होता है। और कक्षा 2 में दोस्तों हमारे हंसुली को शामिल किया गया है। और हंसुली दोस्तों हमारे किसके गले का आभूषण होता है। और तीसरा दोस्तों हमारा कक्षा 3 में यह हमारा किसका, छुबकी। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग कमेंट करें, क्योंकि मुझे लगा कि जो छुबकी है ना, मुझे थोड़ा जानकारी है नहीं, आपसे साफ बोल देता हूँ। तो क्योंकि शायद मुझे लगा कि गढ़वाली में शायद ऐसा कोई आभूषण होता है, तो उसको वहाँ पर कहाँ पर इसको पहनाया था तो बताना। क्या तो शायद ये मेरे हिसाब से क्या नाक में या गले में, नाक या गले में से कन्फ्यूजन था। तो मैंने कहा गलत बताने से अच्छा है कि मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं। तो आप लोग कमेंट करें कि जो छुबकी अब जो आभूषण है वो कहाँ पर धारण किया जाता है। दोस्तों कमेंट जरूर करें, क्योंकि भाई इससे थोड़ा सा जानकारी सबको मिल जाएगी। और उसके बाद जो कक्षा 4 में जो शामिल किया गया है वो किया गया हमारे किसको, पैजवी को। और महत्वपूर्ण अगला है जो पैजवी, जो हमारा आभूषण होता है, हमारा पैर का आभूषण होता है। और एक हमारा कौन सा जो कक्षा 5 में किया गया है वो हमारा कौन सा, झुमकी। देखो झुमके तो दोस्तों पता ही है, वो हमारा कौन सा, हमारा कान का आभूषण होता है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों की उत्तराखंडी भाषाओं की जो मासिक पत्रिका निकलती है, गढ़वाली और कुमाऊनी में दोनों मिश्रित होती है। यह दोस्तों पत्रिका नाम हमारा कौन सा, कुमगढ़। और इसके जो संपादक हैं वो हमारे दामोदर जोशी, जिसको देवांशु के नाम से हम जानते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो कुमाऊनी भाषा दिवस है वो हमारे 1 सितंबर को मनाया जाता है। और गढ़वाली भाषा दिवस हमारा 2 सितंबर को मनाया जाता है। और इन दिवसों की शुरुआत हमारी कब होती है, 2018 से होती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि 10वां, हवालबाग के नौले का जो निर्माण है वो किसने किया था। देखिए हमारा आज महत्वपूर्ण एक चंद्र राजवंश और चल रहा है, जो चंद्र राजा है मतलब ये। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह तो है हमारा बी, ज्ञानचंद। अगर ज्ञानचंद बोलो तो आपको मैं बोलूँगा द्वितीय ज्ञानचंद। ठीक है, द्वितीय ज्ञानचंद, क्योंकि गरुड़ ज्ञानचंद नहीं, द्वितीय ज्ञानचंद। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। जो हमारा ज्ञानचंद द्वितीय है दोस्तों, यह हमारा 52वां राजा है। और इसका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 1698 से लेकर 1708 तक। अगर हम बात करें कि इसका समकालीन कौन था, कहाँ पर समकालीन, हमारे गढ़वाल में, तो दोस्तों उस टाइम पर कौन था, हमारा फतेहपति शाह था। फतेहपति शाह के तो ये नाक में दम कर लेते हैं ये लोग, चंद्र राजवंश वाले। अब क्योंकि भाई यहाँ इससे पहले भी आक्रमण हो चुका था। ज्ञानचंद द्वितीय आता है और आते ही सीधे कहाँ पर आक्रमण करेगा, हमारे बधानगढ़ में आक्रमण करता है। बधानगढ़ हमारे किस घाटी में एग्जाम पूछा गया है, तो कौन सा, हमारे पिंडर घाटी में। और कब, 1699 में। और एक और महत्वपूर्ण है, जब ये हमारा जीत के आता है कौन सा, बधानगढ़ क्षेत्र को, तो दोस्तों ये आते समय या उसके उसके बाद क्या करता है, कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करता है। तो एग्जाम पूछा गया कि कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ज्ञानचंद द्वितीय ने किया था। और वह बात कब की होती है, तो बात होती तो 1703 की वह बात होती है। और दोस्तों हमारा जो ज्ञानचंद द्वितीय था ना, इसने लगातार गढ़वाल पर दोस्तों 10 बार आक्रमण किया था।
एक अच्छा फैक्ट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और जब इसने बधानगढ़ पर आक्रमण किया था दोस्तों ना, तो यहाँ से एक को क्या करता ना, नंदा की एक स्वर्ण मूर्ति को ये चोर के लेके आता है। कहाँ? अल्मोड़ा लेके आता ना, तो उसकी जो जासूसी की थी भाई, कहाँ पर वो मूर्ति रखी है करके ना, तो उसकी जासूसी जो की थी हमारे, वह की थी वीरेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी ने। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग नोट कर लें। और एक और आज का जो अंतिम प्रश्न है इसका जो है कि ज्ञानचंद द्वितीय द्वारा जो निर्माण किए गए जो मंदिर थे ना कुमाऊं में या उत्तराखंड में, तो दोस्तों वो तो मंदिर थे, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, एक था चौप था और एक था नकुलेश्वर, कासनी, मरसौली, कुछ मंदिर थे। और उन मंदिरों को जो इसके द्वारा निर्माण किया गया था उसको बोलते हैं देवल या घोल। और भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बैजनाथ मंदिर का हमारा जीर्णोद्धार भी कराया था। और इसके समय पर दोस्तों होता है क्या है कि तराई, जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र या हमारा तराई भाबर क्षेत्र, तो मलेरिया ग्रसित भी होता है, ऐसा भी हमें उल्लेख देखने को मिलता था कहीं पर। तो ये तो चलो एक अलग बात रही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यही थे हमारे, आप लोग नोट कर लें। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कर लें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों कल को अगर यह वीडियो नहीं आती है तो दोस्तों ये ना सोचें कि भाई वीडियो मैं नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा कल शायद बिजी रहूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करूँगा। लेकिन जो मॉर्निंग सीरीज है वो तो डेली हमारी चलती ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।